दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों एक सुपर फास्ट सीरीज में आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूं, जिसमें मैं आपको कवर कराऊंगा 12 दिनों में 12 महीने का करंट अफेयर। तो मुझे लगता है करंट अफेयर में हमारी तैयारी बहुत ही दमदार और शानदार हो चुकी है। तो अभी आपको ज़्यादा समय मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि 12 महीने के करंट अफेयर ऑलरेडी आपको पढ़ाए गए हैं। एक बार फिर से आपको मौका दिया जा रहा है कि आप आइए चैनल के साथ जुड़िए और एक बार फिर से 12 दिनों में 12 महीने का करंट अफेयर का प्रोग्राम हम लोग अटेंड करते हैं। तो जनवरी का करंट अफेयर आपको दे दिया गया है, फरवरी का करंट अफेयर आज मैं करा रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर विजिट करके आप इस पूरे मंथली करंट अफेयर का टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट दिया जा रहा है, आप जाके टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ भी दिया जा रहा है, ताकि आप अपनी अच्छे से स्टडी कर सकें, ठीक है? तो आ जाइए, पूरा ध्यान आपको रखना है, फोकस रखना है पढ़ाई में, और ध्यान देकर के समझना है कि कौन सा उत्तर सही है गलत है, क्योंकि ज्यादा समय आपको नहीं दूंगा, बिल्कुल बहुत कम समय में सीरीज हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है? अभी तक 28 लाख लोगों का भरोसा हम लोगों ने जीत लिया है, और केवल बेस्ट कंटेंट के दम पर आगे भी कोशिश रहेगी कि हम अपने कंटेंट पर फोकस करते रहें, ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहें और अपना लाड प्यार देते रहें। आज ही पहला क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों कि नोटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नोटा क्या होता है? नोटा क्या होता है? ईवीएम मशीन का नाम सुना है ना? ईवीएम मशीन पे एक नोटा बटन होती है, नोटा को कहा जाता है नन ऑफ द एबव, ठीक है? यानी जब आपको उस चुनाव में खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति पसंद ना आए, कोई भी प्रतिनिधि पसंद ना आए, तो आप नोटा बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि ईवीएम में नोटा के विकल्प की शुरुआत कब की गई? तो याद रखें दोस्तों, वर्ष 2013 में जो चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में, मिजोरम में और राजस्थान में, ठीक है? तो इन चार राज्यों में सबसे पहले दोस्तों ईवीएम में नोटा बटन की शुरुआत की गई थी, लेकिन ये मामला तो 2013 का था। हम तो करंट अफेयर कवर कर रहे हैं फरवरी 2020 का। फिर ये बात कहां से आ गया? बात आ गया दोस्तों, इसी समय चल रहा था दिल्ली विधानसभा का चुनाव, ठीक है? तो इसलिए दोस्तों ये चर्चा में आ गया। तो याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और गुलाबी रंग का ये बटन होता है, तो आपको बताना क्या एक कथन सत्य है जो दोनों दिया जा रहा है? तो याद रखिए, जी हां दोस्तों, यहां पर दिए गए दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। कभी कभी एक प्रश्न और पूछता है कि भारत कौन से नंबर का देश है जो नोटा का इस्तेमाल किया? तो याद रखिए, भारत 14वें नंबर का देश था, ठीक है? भारत किस नंबर का देश था? 14वें नंबर का देश था, जिसने क्या किया था? नोटा का इस्तेमाल किया, ठीक है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बनता है, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा डिटेल यहां पर दे रहा है, डिटेल दोस्तों आप इसको कवर करिएगा, ठीक है? अभी दिल्ली में जो चुनाव हुआ था उसी समय नोटा से संबंधित कुछ आंकड़े जारी किए गए थे, इसलिए आपको दे दिया गया। हाल ही में किस राज्य में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित हुआ? जातिगत जनगणना अभी बहुत सारे राज्यों में लागू हो रही है। अगर हम बात करें फरवरी 2020 की, तो फरवरी 2020 में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित हुआ था हमारे बिहार राज्य में। कहां पे हुआ था? बिहार राज्य में। तो इस वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार। अभी तो बिहार विधानसभा का चुनाव भी समाप्त हो चुका है, ठीक है? तो उसको भी आप याद रखेगा, बिहार। इसके अलावा दोस्तों आपका महाराष्ट्र राज्य वगैरह वो भी जातिगत जनगणना का जो है प्रस्ताव अपने यहां पारित कर चुके हैं, ठीक है? आगे देखिए, भारत का पहला जल रोबोट ड्रोन, जिसे भारतीय अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसी को दोस्तों डीआरडीओ कहा जाता है, तो डीआरडीओ की सहयोग से जो है वैसे तैयार कराया गया। तो इसको एक प्राइवेट कंपनी, उसका नाम है आईरोब। उस कंपनी का नाम ही क्या है? उस कंपनी का नाम है आईरोब, उस कंपनी का नाम है, ठीक है? लेकिन इस रोबोट का नाम रखा गया दोस्तों आईरोब ट्यूना। क्या नाम रखा गया है? आईरोब ट्यूना। ये एक तरह का जल रोबोट है, जिसे डीआरडीओ के द्वारा नौसेना को सौंप दिया गया। भाई मामला पानी का था तो नौसेना को ही सौंपा जाएगा, थल सेना को तो नहीं सौंपा जाएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ये आईरोब ट्यूना, ठीक है? और एक चीज और याद रखें दोस्तों, ये आईरोब जो कंपनी है, इसको कहां पे बनाई है दोस्तों? तो याद रखेगा, इसको निर्माण कहां किया गया? कोच्चि में किया गया है। तो कोच्चि भी आप इसको सही, आप यहां पर आंसर टिक कर लीजिएगा, ठीक है? आगे देखिए, जनेजा जन्सा निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? बताइए, जनेजा जन्सा। जल्दी से एक बार फटाफट आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे जुड़ जाएं इससे, ठीक है? जनेजा जन्सा ये किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए? तुर्की के, कुवैत के, जॉर्डन के या स्लोवेनिया के, ठीक है? देखिए, अगर मुस्लिम कंट्री के लोग होते हैं ना, तो नाम इतना छोटा नहीं होता, नाम काफी बड़ा होता, ठीक है? तो यहां पर जो जनेजा जन्सा है, ये चुने गए हैं स्लोवेनिया, ठीक है? स्लोवेनिया, ठीक है? क्या नाम है? जानेज जन्सा, ठीक है? तो जन्सा को याद रखें दोस्तों, जलसा, ठीक है?
जनसा को याद रखे किस नाम से, जलसा से। और जलसा माने होता है कहीं जलसा लगा है, मेला लगा है। मेला में क्या होता है कि पब्लिक बहुत ज्यादा होती है। जब पब्लिक ज्यादा होगी तो आप बड़ा धीरे धीरे वहां चल पाओगे। मेला में दौड़ पाओगे क्या? आप गाड़ी लेके चले गए तो तेज जा पाओगे क्या? नहीं, आपको बहुत स्लो चलना होगा। तो स्लो से याद रखेगा स्लोवेनिया। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप क्या करोगे, भूल जाओगे। भूल जाओगे, अभी तो आप याद रखोगे लेकिन बाद में भूल जाओगे। अब ऐसे क्या हो गया कि आपके दिमाग में फीड हो गया। अगर आप इनका नाम नहीं भी याद रखेंगे और परीक्षा में आ भी गया तो याद रखिए, आप ये जनसा देख करके आपको याद आ जाएगा यार स्लोवेनिया उत्तर नितिन सर ने बताया था। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों स्लोवेनिया याद रखेगा। स्लोवेनिया आपका इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा, ये प्रधानमंत्री चुने गए तो इनका नाम आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। हाल ही में लॉन्च एज 3.0 रिफॉर्म एजेंडा जो दोस्तों ये किससे संबंधित है? एज 3.0। ठीक है, एज 3.0 दोस्तों ये किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। तो ये जो एजेंडा है दोस्तों ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये बैंकिंग सुधार। यहां पर प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि तमाम दे रहा है, लेकिन जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है, एज 3.0। देखिए दे भी रहा है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एज 3.0 रिफॉर्म एजेंडा को लॉन्च किया है। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसका पुराना जो वर्जन था 2.0 उसके लिए आपकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। ठीक है, और यह सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग तकनीक को सक्षम बनाने में, बैंकिंग को स्मार्ट बनाने में, उसको डिजिटल बनाने में, ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए इस तरह के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा आप। आगे बढ़िए। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ है? वह कौन सा देश है दोस्तों जो इस प्रस्ताव से अलग हुआ है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। पहले आप वीडियो को शेयर। क्या यार क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं है, इतने में कुछ भी नहीं है। आप यार शेयर क्यों नहीं करते हो? क्या दिक्कत है? और आप सभी उत्तर तो दीजिए, कम से कम उत्तर तो देना शुरू करिए। उत्तर दीजिए भाई। देखिए आप ये मत सोचा करिए कि नितिन सर देख रहे हैं, क्योंकि मैं अगर एक एक व्यक्ति के उत्तर को देख करके अगर रिप्लाई देना शुरू कर दूंगा तो आप हो जाएंगे बोर। आप बोर हो जाएंगे, परेशान। आपके लिए मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं सोचता हूं कि मेरा पूरा फोकस पढ़ाने में रहे ताकि आप पूरी तरह से अच्छे से कंसंट्रेट रहें। लेकिन आप उत्तर दीजिए। अगर आप उत्तर देंगे तो उससे क्या होगा कि कितनी तैयारी है, सही है, गलत है, पता तो चलेगा। बोलने की हैबिट डालिए पहले। ठीक है, तो यहां पर देखिए हाल ही में कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हो? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये हर वर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, और इसके प्रस्ताव से अलग हुआ कौन सा देश है? तो याद रखें दोस्तों, श्रीलंका जो देश है ये इस प्रस्ताव से अलग हुआ, मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हो चुका है। तो यहां पर श्रीलंका आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए और भी चीजें हैं। इस प्रस्ताव में श्रीलंका में तमिल अलगाववादियों के साथ गृह युद्ध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जवाबदेही की वकालत की गई थी। और श्रीलंका ने अपने यहां 2009 तक चले गृह युद्ध के दौरान कथित तौर पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच हेतु अमेरिका और ब्रिटेन सहित 11 अन्य देशों के साथ इस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। यह किस शहर में स्थित है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दोस्तों अब और भी चर्चा में आ गया। क्यों? क्योंकि भारत के संसद निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा। ठीक है, यह क्या है? ये नई दिल्ली से संबंधित है, क्योंकि ये सेंट्रल विस्टा क्या है? ये जो हमारी नई वाली संसद बन रही दोस्तों, ये उसकी डिजाइन है, उसकी डिजाइन भी आ चुकी है, त्रिभुजाकार डिजाइन है दोस्तों। तो ये भी आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नई दिल्ली फिलहाल इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों कुल 8 सरकारी कार्यालय बनाए जाएंगे, जिसमें नया संसद भवन भी है। साउथ ब्लॉक के निकट एक आवासीय कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति का निवास स्थल होगा। ठीक है, उसको भी याद रखेगा। राष्ट्रपति कहां रहते हैं? राष्ट्रपति रायसीना हिल्स पर रहते हैं, वहीं पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहीं पर उनका निवास स्थल भी है। ठीक है, आगे देखिए। भारत किस शहर में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन करेगा? अभी दोस्तों ये 2022 में होने वाला है। और एक चीज और बता दूं, राष्ट्रमंडल खेल जिसे हम इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं, उस कॉमनवेल्थ गेम में इन दोनों गेम्स को पहले बाहर कर दिया गया था। निशानेबाजी को और तीरंदाजी को बाहर कर दिया गया था। बाद में भारत और भी कई सारे देश थे जिन्होंने विरोध किया। विरोध करने के बाद एक कॉमनवेल्थ जो गेम होगा, यह कहा गया कि अब ये कहां पर आयोजित होगा दोस्तों? तो अब ये भारत में आयोजित होगा, भारत के चंडीगढ़ में आयोजित होगा। कहां पे आयोजित होगा? भारत के चंडीगढ़ में। तो आप इसको याद रखेगा, ये 2022 में आयोजित होने वाला चंडीगढ़ में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेगा। बाकी सारी चीजें जो अभी मैंने बताया वही सारी चीजें यहां पर रखी गई हैं, तो आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध नासा की गणितज्ञ
का नाम क्या नाम है जिनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? चलिए जल्दी से बताइए, 101 साल की उम्र में किसका निधन हो गया? उनका नाम बताना। चार नाम आपके सामने हैं, जेनिफर ड्वेन, रोजी एल्बर्ट, कैथरीन जॉनसन और बेल्बी नोरा। क्या नाम है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या नाम है? 101 साल की उम्र में इनका निधन हुआ और इनको ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता है, ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि इनका ब्रेन बड़ा तेज चलता था, ठीक है, इसीलिए कहा गया। ये इनका नाम है दोस्तों कैथरीन जॉनसन। क्या नाम है? कैथरीन जॉनसन, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैथरीन जॉनसन, ठीक है, जॉनसन, तो याद रखिए जॉनसन, ठीक है, ऐसा सन जिसको पूरी दुनिया जानती है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, हालांकि लेडीज थी, बट याद रखिएगा कैथरीन जॉनसन नाम इनका है, ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है। नासा ने वर्ष 2017 में उनके सम्मान पर जो दोस्तों एक बिल्डिंग भी उनके नाम पर समर्पित कर दिया, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था एक तरह से, उसका नाम जो है इनके नाम पर कर दिया गया। और कैथरीन के जीवन पर 2016 में एक हॉलीवुड मूवी बन चुकी है, द हिडन फिंगर्स, ठीक है, तो ये सभी उनसे संबंधित है और आप इसको याद रखिएगा। कांग्रेस नेता और अंग्रेजी के लेखक शशि थरूर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, तो दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है शशि थरूर को, और शशि थरूर के जो लेखक हैं वो कौन है? शशि थरूर किस पुस्तक के लेखक हैं? तो उस पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। क्या नाम है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये किताब, ठीक है, जिसके लिए क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है, तो आप इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। और लिखा किसने है? तो शशि थरूर ने लिखा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, किसके द्वारा ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु की पुस्तक डेथ एंड इनसाइड स्टोरी का विमोचन किया गया? ठीक है, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। देखिए आपके सामने सबसे पहले दे भी दिया कि इस पुस्तक का विमोचन, अच्छा ये पुस्तक किसके द्वारा है? तो ईसा फाउंडेशन दोस्तों जो है उसके संस्थापक सदगुरु की पुस्तक है, और इसका विमोचन किसने किया है? तो राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जो इस समय हमारे देश में उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हैं, ठीक है, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक भी है। जब इतने बड़े व्यक्ति के द्वारा अगर विमोचन हो रहा है मतलब पुस्तक तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत विश्व का किस नंबर का सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता? क्या दिया? इस्पात उपभोक्ता देश है। किस नंबर का सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता देश है? तो याद रखें दोस्तों, इस्पात जरा आप लिख के दिखाइए, इस्पात। आपको लगेगा इसमें कुल कितने अक्षर लिखे हुए हैं, तो मोटी मोटा देखा जाए पूर्ण रूप से तो 3 अक्षर लिखे हुए हैं, तो भारत याद रखेगा। तीसरा, ऐसे मैंने कोयला का याद किया, मैं ऐसे याद किया हूं, आप भी ऐसे याद कर लो, ज्यादा सही है, ठीक है, तो तीसरे स्थान पे दोस्तों, तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में बता रहा था, ये तीसरे स्थान पे भारत है, ठीक है। और एक आंकड़ा भी दे रहा दोस्तों, आंकड़ा देखिए 2018 में कुल 14 मिलियन टन पर एनम जो है इस्पात का उत्पादन किया गया था, ठीक है, और आगे अब जो है इसको जो लक्ष्य रखा गया दोस्तों वो 160 मिलियन टन के होने की उम्मीद रखी गई, ठीक है, इसको भी याद रखें। हाल ही में किस शहर के पास 4000 साल पुराने शिल्प गांव का पता चला है? भाई बताइए, शिल्प गांव का पता कहां चला है? 4000 वर्ष पुराना शिल्प गांव का पता चला है, और यह शिल्प ग्राम कहां पर है दोस्तों? बनारस में, ठीक है, वाराणसी के पास में दोस्तों एक छोटा सा गांव है जहां पर इस शिल्प ग्राम का पता चला है। 4000 साल पुराना यह शिल्प ग्राम है, बभनियाव गांव का नाम है, ठीक है, बनारस से 13 किलोमीटर की दूरी पर है बभनियाव, उसको याद रखेगा। बभनियाव गांव से दोस्तों जो सर्वेक्षण हुआ था पता चला है कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 8वीं शताब्दी ईस्वी तक, ठीक है, के मंदिर के प्रमाण जो दोस्तों वहां मिले हैं, ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। बक्सा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बक्सा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, हाल ही में चर्चा में बना था बक्सा राष्ट्रीय पार्क। आपको बताना है राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर? सिंपल सिंपल पूछता है ना, जैसे आपसे भीतरकनिका पूछ लेता, आप बताते उड़ीसा है, केवलादेव आपका राजस्थान है, ऐसे ही करके, ठीक है। हेली नेशनल पार्क है जिसका नाम अभी क्या हो गया बताइए? हेली नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना, यह आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, तो ये सब याद रखिए। उसी तरह से बक्सा कहां पर है? बक्सा है दोस्तों पश्चिम बंगाल पे। कहां पर है? बक्सा पश्चिम बंगाल में है, याद रखिए, नेशनल पार्क है बक्सा नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका चर्चा है दोस्तों? तो याद रखिए, देखिए लिख रहा है कि बक्सा राष्ट्रीय पार्क एक आरक्षित वन क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र में बक्सा की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है, और यहां पर दोस्तों अच्छा इसकी जो सीमा है भूटान जो देश है उसको भी टच करती है, ठीक है, और यहीं पर दोस्तों एक नए पौधे की प्रजाति का खोज हुआ है जिसका नाम वैज्ञानिकों ने अब्दुल कलाम के नाम पर रखा है, कलामी, ठीक है, कलाम जी के नाम पर कलामी रखा गया है, ड्रिपेट्स कलामी, इसको भी याद रखेगा, वो यहीं पे मिला हुआ है, ठीक है। तो 1 मीटर लंबाई तक ये एक झाड़ी है जो बढ़ती है और इसका नाम जो है अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। हो सकता हो आपसे परीक्षा में कलाम जी के नाम पर कौन से पौधे का नाम रखा गया ये पूछ दे, लोकेशन पूछ दे, जगह पूछ दे, आप सब चीज के लिए पहले से ही तैयार
तैयार रहेगा। आपके मन में फिर ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने सर ये चीजें नहीं पढ़ पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, अगला है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए सेना मुख्यालय का नामांतरण किया गया है। ठीक है, तो जो नया सेना मुख्यालय बन रहा है उसका नामांतरण क्या किया गया, जल्दी से बताइए उसका नामांतरण क्या रखा गया है। नामांतरण मतलब नाम क्या रखा गया है, तो नाम रखा गया थल सेना दिवस। ठीक है, अच्छा थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो हर वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इस समय कौन है, तो याद रखिए मनोज मुकुंद नरवाने कौन है, थल सेना अध्यक्ष है। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा हाल ही में जीव वैज्ञानिकों द्वारा गुफाओं के अंदर पाई जाने वाली एक मछली की प्रजाति की खोज हुई है। आपको बताना दोस्तों ये मछली की प्रजाति ये किस स्थान पर पाई गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके सामने ऑलरेडी दिए गए हैं, असम, केरल, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, वह कौन सा स्थान है जहां पर वैज्ञानिकों ने पाया कि पहाड़ी के अंदर मछली, पहाड़ी के अंदर जो गुफा होती है ना, सुनिए खाली पहाड़ी मत करिए, पहाड़ी के अंदर गुफा और गुफा के अंदर मछली। ठीक है, ये कहां पर मिली दोस्तों, तो ये मामला है मेघालय से। कैसे याद रहेगा, मेघालय भूल गया तो याद रखें दोस्तों, मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होता है, जो सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है मासिनराम चेरापूंजी, वो भी कहां पर है, आपके मेघालय में ही स्थित है। ठीक है, इस वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या याद रखना है, मेघालय ही याद रखना है। ठीक है, तो बाकी आगे आप यहां पे देख सकते हैं, वही सारा न्यूज यहां पर दिया जा रहा है। हाल ही में घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की गई, जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया, घोंघे की नई प्रजाति मिली दोस्तों, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है। जैसे अभी अब्दुल कलाम जी के नाम पर एक कलामी पौधे का नाम पड़ गया ना, उसी तरह से इसका नाम घोंघे का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो याद रखिए ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर। ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग दोस्तों एक बच्ची है जो पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करती रहती है। ठीक है, और इनको जो है बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुका है, तो याद रखेगा ग्रेटा थनबर्ग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 22 फरवरी से लेकर के, अच्छा था 22 फरवरी से शुरू हो गया, अगर 22 मार्च से शुरू होता तो बंद हो जाता। क्यों, 22 मार्च को भारत में पहली बार लॉकडाउन लगा था। ठीक है, तो याद रखें 22 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2020 तक किस शहर में इसका आयोजन किया गया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ और भुवनेश्वर। जल्दी से बताइए आप सभी इसका उत्तर क्या होने वाला, फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, जल्दी से देखिए, तो यहां पर दोस्तों दे रहा है आपके सामने भुवनेश्वर, आप सभी को पता, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था भुवनेश्वर। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दोस्तों, यहां पर एक वर्ड याद रखें, यूनिवर्सिटी गेम किसने जीता है, तो ये जीता है पंजाब वाली जालंधर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। अभी आपके सामने आगे भी प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिए दे रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया, 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ये गेम खेला गया। देश भर में 150 से भी अधिक विश्वविद्यालयों को ने इसमें भाग लिया और लगभग 1500 एथलीटों ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, इसका आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। और करा इस प्रतियोगिता में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, जूडो, तैराकी, टेनिस, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, भारोत्तोलन, वॉलीबॉल, रग्बी, कबड्डी, इस तरह के बहुत सारे कुल मिला के 17 खेलों का आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया, बताइए। मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों किसे बनाया गया है, अरविंद देश पांडे, संजय कौल, बिमल जुल्का या फिर नितिन दास। ठीक है, किसे मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया, मुख्य सूचना आयुक्त। दोस्तों ये न्यूज है फरवरी का, तो आप ध्यान देंगे कि अगर आगे चल के कोई भी अपॉइंटमेंट चेंज होता है तो आप परेशान मत होइएगा। क्यों, क्योंकि फरवरी 2020 के अनुसार बताया जा रहा है। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों कौन है यहां पे थे, याद रखेगा दोस्तों बिमल जुल्का। ठीक है, बिमल जुल्का याद रखेगा, मुख्य सूचना आयुक्त हैं बिमल जुल्का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेगा। अच्छा मान लीजिए भूल गए तो एक छोटा सा ट्रिक दे दूं क्या, हंसी मजाक में बता रहा हूं, सीरियस मत लीजिएगा दोस्तों। बिमल नाम का एक गुटखा भी आता है। ठीक है, पता नहीं आता है कि मुझे गलत याद है, मैं खाता नहीं तो मुझे पता भी नहीं है। ठीक है, तो बिमल गुटखा, अच्छा गुटखा खाओगे घर पे सूचना पहुंच जाएगी। ठीक है, सिंपल आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बिमल जुल्का हो गया यहाँ पर, याद रखेगा। एक केंद्रीय सूचना आयोग में बतौर सूचना आयुक्त के पद पर आए हैं। ठीक है, आगे देखिए, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किस मुगल शासक की कब्र का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पैनल का गठन किया गया। ठीक है, तो दोस्तों एक कब्र खो गई है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कि कोई कब्र खो जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं उनके ज्यादातर जो कब्र हैं वो एक ही जगह पर बनाए गए हैं। तो उसमें से जो कब्र खोया गया था दोस्तों, उसमें जो ढूंढा जा रहा था, दारा सिकोह के कब्र को ढूंढने की बात चल रही थी। और दारा सिकोह बड़ा अच्छा आदमी भी था, क्योंकि इसने अच्छा काम किया, कम से कम औरंगजेब से तो बेटर था।
ये अच्छा खराब की तुलना कैसे होती है? हम जिस व्यक्ति से उस व्यक्ति की तुलना करते हैं उसके कंपैरिजन में देखा जाता है कि कौन बेहतर है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर दारा सिको हो जाएगा। दारा सिको ने बहुत सारे उपनिषदों का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी किया है, ये भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दारा सिको हो जाएगा। शाहजहां का पुत्र था, लेकिन जो है औरंगजेब से लड़ाई के दौरान ये मारा गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। करा 1615 से 1659 की कब्र का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया था। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध पान तिरूर वेटिला, तिरूर वेटिला दोस्तों जो पान है, कहां का पान है आप जरा बताओ दोस्तों। आपको जीआई टैग के ऊपर वीडियोस दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है पान कहां का, केरल, गुजरात, बिहार या उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो तिरूर वेटिला जो पान है दोस्तों, ये कहां का है? केरल का है। कहां का है? केरल का है। ठीक है, बिहार का तो मगही पान है। बिहार का कौन सा पान है? मगही पान है। ठीक है, और इलाहाबाद में कोई जीआई टैग नहीं मिला, लेकिन इलाहाबादी पान बड़ा फेमस है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा केरल आपका सही उत्तर हो जाएगा, तिरूर वेटिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा भी केरल के बहुत सारे उत्पाद हैं, जैसे कैपड़ चावल है, पोक्कली चावल है, वायनाड जीरा कसला चावल है, वाजाकुलम अनन्नास है, मरियू गुड़ है, सेंट्रल त्रावणकोर है। ये सभी दोस्तों ऐसे चीजें जिनको ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। किसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बेजोस अर्थ फंड शुरू करने का निर्णय लिया है? ये बेजोस अर्थ फंड क्या है? ठीक है दोस्तों, बताना चाहूंगा, बेजोस जो नाम है, ये पूरा नाम है जेफ बेजोस। क्या नाम है? जेफ बेजोस। ठीक है, ये जेफ बेजोस कौन है दोस्तों? तो ये अमेजन के मालिक हैं। क्या नाम है? अमेजन के मालिक हैं जेफ बेजोस। ठीक है, और इनके द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक जो है फंड का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, जो इसके लिए होगा। ठीक है, तो उसका नाम रखा गया बेजोस फंड। ठीक है, तो याद रखेगा बेजोस अर्थ फंड ये $10 बिलियन की राशि देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में पक्षियों की तादाद कितनी घटी है? ठीक है दोस्तों, एक रिपोर्ट आया। ठीक है, अभी आपने पक्षी राजन का नाम सुना होगा। ठीक है, पक्षी राजन का नाम सुना होगा रोबोट 2.0 में। ठीक है, तो उसी तरह से दोस्तों यहां पर एक रिपोर्ट आया और उसमें यह बताया गया कि पक्षियों की तादाद पहले की अपेक्षा काफी घट चुकी है। और कितनी हो गई घट के दोस्तों, या कितना घटी है? तो दोस्तों 79%, मामूली बात नहीं होती है। ठीक है, 79, आप खुद भी देख रहे होंगे दोस्तों आसमान में पक्षियों की संख्या कितनी कम हो गई। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, ये नया रिपोर्ट है। और अगर हम लोगों ने पक्षियों की जान नहीं बचाएं तो पक्षियों के साथ साथ पशु भी चले जाएंगे। फिर पता चलेगा हमारे सामने चूहे, बिल्ली, कुत्ते भी नहीं रह पाएंगे कि हम कभी उनको देखें। सबको देखने हम लोग म्यूजियम भगेंगे। ठीक है, और फिर एक न एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब कुछ उलट जाता है, जब जानवर आते हैं सामने और फिर आदमी को देखने के लिए तब लोग म्यूजियम जाएंगे। ठीक है, तो होती ही चीजें, थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। तो ये अब दोस्तों है, इसको याद रखेगा। करा पिछले 25 वर्षों में गौरैया की संख्या में कोई ज्यादा कमी तो मतलब काफी सारा कमी आया, लेकिन यहाँ लिखा कमी नहीं आई, गलत है थोड़ा सा। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, गौरैया को तो दोस्तों अब ये था कि रेड लिस्ट वाली सूची में भी शामिल किया जाता। मैना गायब हो गई, गौरैया गायब हो गई, कबूतर गायब हो रहे हैं, कौवा नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, गिद्ध विद्ध का तो पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रवासी पक्षियों पर अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन बन रहा है? ये उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन कहां बन रहा है? तो इस तरह की बहुत सारी चीज बन रही है, मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा। जैसे एक बन रहा है दोस्तों वर्ड रिंगिंग स्टेशन बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा भारत का पहला खादी माल बन रहा है, भारत का पहला खादी माल। ठीक है, खादी माल। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कछुआ के लिए पुनर्वासन केंद्र बन रहा है, कछुआ पुनर्वासन केंद्र। ठीक है, आप देखते चलिए, ये सभी एक जगह से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, क्या बन रहा है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये सभी एक जैसे चीज हैं और ये सभी संबंधित है दोस्तों बिहार से। कहां संबंधित हैं? बिहार से संबंधित हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिहार यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदल करके किस केंद्रीय मंत्री के नाम पर कर दिया गया? अच्छा, जो व्यक्ति उस मंत्रालय से संबंधित होगा उसी का नाम होगा। आप देख लो, अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस, अच्छा सब लोग संबंधित उसी से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अरुण जेटली और जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, पहले रह चुके हैं। राजीव गांधी, ये तो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और आपके मनोहर पारिकर। ठीक है, तो याद रखिए लास्ट टाइम कौन थे? तो मनोहर पारिकर जी थे, जो रक्षा मंत्री थे। ठीक है, और ये इनकी बात करें तो वित्त मंत्री थे,
ये कौन है, ये वित्त मंत्री थे और ये रक्षा मंत्री थे, ठीक है। हालांकि ये भी रक्षा मंत्री थे लेकिन ये पूर्व के थे। तो याद रखिए मनोहर पारिकर जी के नाम पर रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान का नाम रखा गया है। इसी तरह से दोस्तों एक विदेश सेवा संस्थान है, ठीक है, विदेश सेवा संस्थान, ठीक है। देखिए कोरिलेट करके मैं बता रहा हूं, ठीक है, संस्थान है, इसका नाम बदल करके किसके नाम पे कर दिया गया है, तो सुषमा स्वराज जी के नाम पे कर दिया गया है, क्योंकि पहले वाले कार्यकाल में, मोदी जी के पहले वाले कार्यकाल में सुषमा स्वराज जी क्या थी, ये विदेश मंत्री थी, ठीक है। अभी तो एस जयशंकर प्रसाद जी हैं तो उनको भी याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, देखिए रही बात डिस्क्रिप्शन की ना, तो आपको पीडीएफ दिया जा रहा है, आपको जितना भी डिस्क्रिप्शन पढ़ने का मन हो आप वहां से जाकर के डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। यहां पे डिस्क्रिप्शन पे चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे जो है कम समय में आपको ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करना है और इतना कि आपको चीजें याद रहे, उस चीज से संबंधित तथ्य आपको याद रहे, कुल मिला जुला के ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत के नवगठित विधि आयोग की स्थापना को स्वीकृति प्रदान किया गया है। ये जो अब देखिए विधि आयोग बोल रहा है, तो विधि आयोग में किस नंबर का विधि आयोग है ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, किस नंबर का विधि आयोग है ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछे, तो 20वां 21वां 22वां है या 23वां है, किस नंबर का विधि आयोग है ये बताना, ठीक है। तो यहां पे याद रखें दोस्तों ये 22वें नंबर का विधि आयोग है जिसके लिए जो है अभी जिसकी स्थापना को स्वीकृति दिया गया। हालांकि 21वां वाला चल रहा है रनिंग में, लेकिन इसको स्वीकृति खाली दिया गया है, 3 साल की अवधि के लिए इसको स्थापित किया जा रहा है, जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 अलग अलग क्या होंगे, सदस्य होंगे, ठीक है। इसको भी याद रखेगा, परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, एक तरह का गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब जिसकी चर्चा हमारे संविधान में नहीं होती, उसे गैर संवैधानिक निकाय कहा जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 1955 में पहली बार गठित हुआ था, फिर हर 3 साल पे एक बार गठित किया जाता है। किस गलत लिखा हुआ दोस्तों, याद रखिए किस ऐसे हो जाएगा, किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया जा रहा है। भाई कौन सा शहर है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है दोस्तों, तो ये बन रहा है आपके गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में दोस्तों। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम मोटेरा स्टेडियम था, उसका नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर कर दिया गया, तो आप उसको भी याद रखें, ठीक है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर हो जाएगा अहमदाबाद, ठीक है। अब इसका नाम बदल करके किसके नाम पर रख दिया गया, पटेल जी के नाम पर रख दिया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, हाल ही में बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ किया गया। बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ किया गया, ये कहां पर हुआ, बायो एशिया समिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, भोपाल में हुआ, हैदराबाद में हुआ, देहरादून में हुआ, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, हैदराबाद, ठीक है। याद रखेंगे बायो एशिया समिट। जल्दी से एक बार शेयर भी कर दीजिए फटाफट, देखने का मन नहीं करता, कसम से मजा नहीं आता, मतलब जितनी इच्छा हो उससे कम ही लोग रहते हैं। नहीं पता मुझे क्या कमी आ जाती है, हो सकता है इसलिए कि भाई लोगों का आजकल चटपटा चाहिए होता है कुछ, ठीक है, चटपटा की वजह से ऐसा होता है क्या, तो चटपटा कम लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि परीक्षा में चटपटा चीज़ें नहीं काम आता है, जो अच्छी चीज़ें होती है वही काम आता है, ठीक है। ये ट्रेन के किनारे सिग्नल में W/E काहे लिखा होता है या कुछ काहे लिखा होता है, ठीक है, ये आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है। जो काम की चीज़ें उसे पढ़िए, ठीक है। कबूतर तार पे बैठ जाते तो उन्हें करंट क्यों नहीं लगता है, ठीक है इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन ये कब के लिए है, जब एक बार आप अपनी परीक्षा की तैयारी पूर्ण रूप से कर चुके हैं तब के लिए है, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए कि लुभाने में तो बड़ा मजा आता है, लुभाने के लिए तो मेरे पास भी 1000 चीजें हैं, मैं इस तरह के बहुत सारे हजारों इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको दे सकता हूं, लेकिन आप देखते हैं चैनल पे उल जुलूल की बातें करना अच्छा नहीं लगता। नहीं मूड है पढ़ाने का, मत पढ़ाओ। क्यों, हम टीचिंग बैकग्राउंड से हैं और हमारे मुंह से निकली हुई एक एक बात अच्छी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और सिर्फ वही होनी चाहिए जो बच्चों के लिए जरूरी है, अनायास की बातें नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, तो यहाँ पर फिलहाल तो बायो एशिया समिट कहाँ पर हुआ था, ये हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद भी ऑप्शन में दे सकता है, कभी कभी तेलंगाना भी दे देता है, ठीक है। तो क्योंकि हैदराबाद इस समय क्या है, तेलंगाना की राजधानी है, तो उसको भी याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। टुडे फॉर टुमारो, ये इसका थीम था, तो थीम भी याद रखेगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दे रहा है दोस्तों, आगे लिख रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट पेश किया। हाँ, पेश हुआ था, फरवरी महीना ही चल रहा है बजट वाला। यह बजट राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया था। इसमें वित्त मंत्री कौन है, सुरेश खन्ना है, तो उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, ठीक है। आपको बताना क्या ये कथन सत्य है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिए गए दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है कि यह बजट सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश के इतिहास का, और सुरेश
खन्ना जो है ये इस समय वित्त मंत्री हैं और 2020-21 के लिए दोस्तों ये बजट पेश किया गया। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर को लेकर के भारत की नीति की आलोचना की। अच्छा, तुर्की हमेशा दोस्तों मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री जो है दोस्तों ये मुस्लिम कंट्री का ही साथ देता रहता है, तो इसके लिए जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत की नीति की आलोचना किया है। इसकी तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तुर्की में कानाक्ले गैलीपोली की लड़ाई से किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा याद रखेंगे, ये कानाक्ले गैलीपोली की जो लड़ाई है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। एक बार देखिए, आइए देख रहे हैं, कह रहा कानाक्ले की लड़ाई जिसे गैलीपोली अभियान के रूप में भी जाना जाता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, न कि अच्छा यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध दे रहा था ना, तो याद रखेगा। और सबसे अधिक रक्तपात वाली घटनाओं में से एक माना जाता है। क्या हुआ था इसमें, तो लिख रहा है प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन सेना ने मित्र देशों की सेना के खिलाफ युद्ध किया था, जिसमें दोनों तरफ से लगभग 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप विंस्टन चर्चिल की पदावनति हुई और मुस्तफा कमाल पाशा का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, उनकी नेतृत्व में तुर्की में एक नई पार्टी का उदय हुआ था। इस गैलीपोली अभियान में ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के कई सैनिक शहीद हो गए, जिसके कारण राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए, ठीक है, या उसके बीजारोपण के लिए मनाया जाता है। ठीक है, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा नवीनतम लिथियम रिजर्वेशन की खोज किया गया। अभी तो दोस्तों एक लिथियम जो है फैक्ट्री की भी स्थापना की जा रही है, जो कि भारत की पहली होगी अपने आप में इस तरह की, तो गुजरात में बन रही है। वो तो लेटेस्ट न्यूज है, दिसंबर में आप पढ़ेंगे। ये भी आप याद रखें, एक नवीनतम लिथियम रिजर्वेशन की खोज कहाँ पे किया गया। वैसे भारत में कहीं पर रिजर्वेशन के भंडार, सॉरी लिथियम रिजर्वेशन है नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत जो मिले हैं दोस्तों, ये कहाँ मिले हैं, तो याद रखें दोस्तों, ये कर्नाटक में मिले। ठीक है, कर्नाटक में किस जगह पे मिले, परीक्षा में यह भी पूछ सकता है। तो एक गांव है दोस्तों, मांड्या गांव। कौन सा है, मांड्या गांव है। ठीक है, याद रखेगा, मांड्या गांव के पास में दोस्तों पाया गया है। ठीक है, ये लिथियम रिजर्वेशन का खोज हुआ है, जबकि भारत में है नहीं। ठीक है, तो याद रखिए, चिली पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश है जिसके पास लिथियम का भंडार है। ठीक है, सबसे ज्यादा भंडार 46 लाख टन का भंडार उसके पास है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ये भी देश आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। टीबी के मामलों में कितने परसेंट की वृद्धि देखी गई, आपको सिर्फ वृद्धि बताना है। 24%, 42%, 38%। ठीक है, टीबी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है बताइए, टीबी दिवस। ठीक है, टीबी दिवस मनाया जाता है हर साल 24 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस का नाम सुना होगा, बैक्टीरिया है, इसके वजह से जो है फैलता है। याद रखें 38% दोस्तों यहाँ पर वृद्धि दर्ज किया गया है। ठीक है, 38% वृद्धि दर्ज किया गया टीबी मामलों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत में पहली बार इस तरह का आयोजन है, जैव विविधता शिखर सम्मेलन। कराए कहां पर होगा, नोएडा उत्तर प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, रांची झारखंड या गांधीनगर गुजरात, किस स्थान पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, भारत में पहली बार हो रहा है जैव विविधता कार्यक्रम। ठीक है, जैव विविधता कार्यक्रम, तो याद रखें दोस्तों, ये हो रहा है गांधीनगर गुजरात में। कहां पर, थोड़ा सा मैं मौका दे रहा हूं सोचने में, उतने में आपको उत्तर बता देना है, उतने में ही उत्तर बता देना। फटाफट उत्तर बताइए तो ज्यादा मजा आएगा, नहीं उत्तर बताएंगे तो फिर नुकसान आपका है। ठीक है, जल्दी से उत्तर बताना शुरू करिए, फटाफट, थोड़ा सा स्पीड में बताइए। चलिए आइए देखिए, तो गांधीनगर गुजरात आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक चीज और याद रखें दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों इस सम्मेलन का जो है आयोजन भी कराया गया था। और इस सम्मेलन में प्रवासी, अच्छा, मोदी जी ने जो चर्चा किया उसके बारे में सुन लीजिए। गोभी भालू और फारसी तेंदुआ और यूरियल जो जंगली भेड़ें होती हैं, उन पर चर्चा यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा बैडमिंटन खेल के कितने नए प्रारूप जारी किए गए हैं दोस्तों, तो बैडमिंटन खेलने के 2 और प्रारूपों की यहाँ चर्चा यहाँ पर किया गया है। ठीक है, अब आगे जब गेम होंगे तो गेम में आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे कौन से हैं दोस्तों नए प्रारूप में, एक तो आया है एयर बैडमिंटन, एक आया ट्रिपल्स। ठीक है, ट्रिपलेट्स आप बोल सकते हो, ट्रिपल्स। ठीक है, तो याद रखेगा एयर बैडमिंटन और ट्रिपल्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ दे रहा है कि एयर बैडमिंटन का जो खेल होगा ये मैदान में, उद्यानों में या पार्कों में या सड़कों में या समुद्र जो तट होते हैं वहां पर, इस तरह की जगहों पर खेले जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो ट्रिपल्स होता है, इस फॉर्मेट में कुल ट्रिपल का मतलब ही 3 खिलाड़ियों की टीम होगी जिनके बीच खेला जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक टीम में कम से कम एक महिला एथलीट भी होनी अनिवार्य है। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रारंभ एपायरियन व्हील्स का संबंध किससे, एपायरियन व्हील्स का संबंध किससे, ये काफी इंपॉर्टेंट है और अभी हाल फिलहाल में आपसे परीक्षा में भी पूछा गया था। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट जैविक उर्वरक उत्पादन से या मुर्गी पालन से, मशरूम की खेती से या मधुमक्खी पालन से। ठीक है, तो दोस्तों बताऊं आपको एपायरियन व्हील्स, मुझे नहीं याद आ रहा किस परीक्षा में अभी आया था, बट ये प्रश्न आया था। ठीक है,
एपायरी ऑन व्हील्स, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो मधुमक्खी पालन से संबंधित शहद के डब्बे होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने से संबंधित ये था, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बड़े बड़े बक्से के अंदर जो उसकी पैकिंग की बात थी, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। 20 बक्से ले जाने के लिए एक मंच था यहाँ पर, तो ये मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए आया था, ठीक है। और हाल फिलहाल अभी परीक्षा में आया था। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2020 जम्मू कश्मीर के किस जिले में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ये राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है दोस्तों, इसको जम्मू कश्मीर के किस जिले में आयोजित किया जाएगा? राजौरी, कठुआ, बारामूला या उधमपुर, किस जिले में? सिर्फ आपको जिला का नाम बताना है। जिला बड़ा खतरनाक है, जम्मू कश्मीर में जाके गेम खेलना है, हाँ, ठीक है। और जगह कौन सा है? बारामूला। काफी लड़ाई वगैरह होती रहती है, लेकिन ठीक है, ठीक है। तो बारामूला आप याद रखेगा, बारामूला जो जिला है यहाँ पर आयोजित होने वाला है, ठीक है। तो ये भी है, बारामूला में स्थित है। गुलमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग का नाम सुना होगा। मर्ग माने होता है घास के मैदान, ठीक है। तो याद रखेगा यहाँ घास है स्पेशल, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। और याद रखेगा, खेलो इंडिया को पहली बार वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था, जिसे भारत में जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है। इजराइल और भारत के बीच कलात्मक और सांस्कृतिक व्यवहारिकता को बढ़ाने हेतु प्रथम जेरूसलम उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? क्योंकि भारत के साथ इजराइल का जो संबंध है वो काफी अच्छा है, ठीक है, इसलिए प्रश्न मैंने यहाँ पर रखा। इजराइल और भारत के बीच कलात्मक का सांस्कृतिक व्यवहारिकता को बढ़ाने के लिए जेरूसलम उत्सव का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है कोयम्बटूर तमिलनाडु, ठीक है। दूसरा लिख रहा है मुंबई महाराष्ट्र, तीसरा लिख रहा है कोझिकोड केरल, चौथा लिख रहा है देहरादून उत्तराखंड। आपको बताना है कहां पे किया गया, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मुंबई, ठीक है। इजराइल और भारत के बीच में इस तरह के सांस्कृतिक और व्यवहारिकता को बढ़ाने के लिए ये प्रथम जेरूसलम उत्सव जो है दोस्तों ये हमारे देश में मुंबई में महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान देंगे। दक्षिण अमेरिका के माउंट एकांकागुआ में सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन चुकी है दोस्तों। ये पर्वतारोही में दोस्तों बड़े सारे को, अभी हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था, इसके पहले वाले में पढ़ा था मालावत पूर्णा का नाम पढ़ा था, ठीक है। मालावत पूर्णा दोस्तों ये आदिवासी बच्ची थी, 18 वर्ष से भी कम इसकी उम्र थी और 6 बड़ी बड़ी चोटियों को फतह कर चुकी थी, ठीक है। और यहाँ पर जो नाम आ रहा है दोस्तों, कामा कार्तिकेयन, आकांक्षा वैश्य, अभिलाषा अंबेडकर या फाल्गुनी शोंगरा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कामा कार्तिकेयन, ठीक है। ये सबसे कम उम्र की महिला बनी है, ठीक है, चढ़ने वाली बच्ची है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। लिख रहा है कि फरवरी 2020 को कामा कार्तिकेयन ने दक्षिण अमेरिका के माउंट एकांकागुआ में सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की जो है महिला बन चुकी हैं। ये नेवी चिल्ड्रंस स्कूल में पढ़ने वाली 7वीं कक्षा की बच्ची है, 13 साल इसकी उम्र है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, देश में मौद्रिक भुगतान के डिजिटलीकरण हेतु डिजिटल भुगतान सूचकांक बनाने या जारी करने की घोषणा ये किस बैंक के द्वारा किया गया, ठीक है। किस बैंक ने इसकी घोषणा की है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय वित्त मंत्रालय या उपरोक्त सभी, ठीक है। सिंपल सी बात है। एक चीज बताइए अच्छा कि इस तरह की घोषणा करेगा कौन? रेपो रेट बढ़ गया, घट गया, बैंक रेट बढ़ गया, घट गया, या फिर देखिए 2 तरह की प्रणालियां होती हैं, एक होता है मौद्रिक, ठीक है, और एक होता है राजस्व। तो राजस्व संबंधी जो नियम कानून होते हैं वो केंद्र बनाता है, जबकि मौद्रिक संबंधित जो नियम कानून होते हैं वो हमारे देश में जो आरबीआई है संस्था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, ये इसके द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। कई लोग परेशान भी हो रहे होंगे, ज़्यादा जल्दी हो रहा है क्या? अरे 12 महीने का करंट अफेयर, आप सोचो मंथली करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है इतने कम पीरियड में, और फिर से जाकर के 12 महीने का करंट अफेयर 12 दिनों में पढ़ाना एक बड़ी बात है, ठीक है। तो आराम से देखते चलिए। देश के प्रथम राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। देश का पहला राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे होने वाला है? भटिंडा, भटीडा नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर भटिंडा होता है, भटिंडा, अमृतसर, चंडीगढ़ या फिर नई दिल्ली। जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा? देश का प्रथम राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन कहां पर होने वाला दोस्तों? तो होने वाला आपके नई दिल्ली में। कहां पर होने वाला है? नई दिल्ली में आयोजन इसका होने वाला है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में देश के प्रथम राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में भारत विश्व का 9वां सबसे बड़ा कृषि और जैविक बाजार वाला देश है। यह 1.7 मिलियन टन जैविक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करता है।
आगे देखिए, अजय वारियर नामक युद्धाभ्यास भारत किस देश के साथ कर रहा है? ठीक है, अजय वारियर। तो दोस्तों ये युद्धाभ्यास जो है बड़ा फेमस युद्धाभ्यास है। अभी मैंने आपको सैन्य अभ्यास से संबंधित तथ्यों के बारे में बताया था, ठीक है, और उसमें यह पढ़ाया गया था कि यह अभ्यास किसके साथ हो रहा है? यूके के साथ। कभी कभी आपको यूके दे देता परीक्षा में, कभी यूनाइटेड किंगडम दे देता है, कभी ब्रिटेन दे देता है, तो आप परेशान मत होइएगा, सब उत्तर एक ही है, ठीक है। आप कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने विदेश सेवा संस्थान, देखिए अभी मैंने पीछे ही चर्चा किया था, ठीक है, पीछे तो मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर वो रक्षा वाले डिपार्टमेंट का नाम बदला गया था, वहीं पर मैंने बताया आपसे विदेश सेवा संस्थान और सुषमा स्वराज जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोरिलेट करके पढ़ने से ये तो फायदा है कि एक प्रश्न अगर कोई चीज रिलेटेड है तो आप दूसरा प्रश्न वहां से जनरेट करो, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। वित्त मंत्रालय ने 7 फरवरी को ₹1 के करेंसी नोटों का मुद्रण अधिनियम 2020 अधिसूचित किया है। इसके अनुसार ₹1 के नए नोट पर किसका चित्र होगा? किसका चित्र होगा सिर्फ आपको बताना दोस्तों। लिख रहा है ताजमहल का चित्र होगा, अशोक चक्र का तो पहले भी था, सागर सम्राट, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना यहां पर क्या होगा, ₹1 के नोट पर किसका चित्र होगा, ठीक है। बताइए दोस्तों, मैं बताऊं ₹1 का नोट पे आप देखिएगा, कभी ध्यान से देखिएगा, शायद आप ₹1 के नोट पे ध्यान नहीं देते होंगे, तो जो ये चित्र पहले भी था, आपने देखा होगा समुद्र में दोस्तों एक जहाज खड़ी है, परमानेंट ऐसे खड़ी है, ठीक है, ऐसे बना होगा, और ये जहाज करके आ रही है, इसमें मशीनें लगी हैं और वो अंदर से तेल निकाल रही है, ठीक है। तो दोस्तों सागर सम्राट तेल निकालने वाली जहाज माना जाता है इसको, ठीक है, उसी का चित्र फिर से आपका छपने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करिएगा। जिनको नहीं पता है उनको ये लगेगा कि सर आप क्या क्या बता रहे हैं, ठीक है, मतलब वो जानबूझ के आंसर गलत करके ही आएंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो होगा सागर सम्राट, ठीक है, सागर सम्राट। चलिए इसके बारे में तो डिटेल पढ़ने लायक भी है। कह रहा सागर सम्राट तेल खोजने वाला एक प्लेटफॉर्म है जो एक ड्रिल शिप मतलब जो समुद्र के अंदर तेल निकालने का काम करता है और तेल और गैस के कुओं को खोजने के लिए ड्रिलिंग का काम करता है। ये मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर जो जगह का नाम है बॉम्बे हाई, वहां पर है। करा इसका प्रबंधन तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जिसको हम ONGC बोलते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके द्वारा किया जाता है। सागर सम्राट 18,000 फीट की ड्रिलिंग की गहराई पर है। हालांकि यह नई बात नहीं है कि सागर सम्राट की फोटो ₹1 के नोट पर होगा। 1983 से लेकर अब तक ₹1 के नोट पर इसी की फोटो ही रही है, ठीक है, और फिर से होगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अच्छा और भी कुछ इंफॉर्मेशन था क्या? ये वही चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित वर्धवन बंदरगाह को किस राज्य में स्थापित किया जाना? बताइए, वर्धवन बंदरगाह ये कहां पर? वर्धमान कर दिया होता है इससे अच्छा है, तो वर्धमान बंदरगाह दोस्तों ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? बताइए, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, केरल। आप आराम से उत्तर दीजिए, ये सभी पढ़ाया गया, मुझे पता आप भूल चुके हैं। और ये अगर मैं चाहता तो जो पुराना वीडियोस था वो आपको दे सकता था दोबारा के, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, लेकिन मुझे पता आप नहीं देखेंगे, इसलिए मैं जानबूझ करके 12 महीनों में 12 दिन में यह करंट अफेयर की सीरीज चला रहा हूं, ताकि जो चीजें आप भूल गए हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर क्या हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित वर्धमान बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है स्थापित किया जाना है? तो याद रखें दोस्तों, यह स्थापित हो रहा है महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। कौन सा राज्य यहां पर आंसर है? महाराष्ट्र राज्य में। अब क्या है इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। करा इस बंदरगाह को लैंडलॉर्ड मॉडल में विकसित किया जाएगा। लैंडलॉर्ड माने होता है मालिक, ठीक है, मकान मालिक, ठीक है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्धमान बंदरगाह के विकास के साथ साथ भारत दुनिया के शीर्ष 10 कंटेनर बंदरगाहों वाले देश की श्रेणी में प्रवेश करेगा, ठीक है। और जिसका जैसा कंटेनर वैसा उसका किराया, एक तरह से ऐसा बंदरगाह है, किराया वाला बंदरगाह, आप इसको समझ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस खिलाड़ी को इस साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में चुना है? आपको बताना है, ठीक है। तो लिख रहा है कि लुकास विला को, एरान जालिस्की को, आर्थर वान डोरेन को या मनप्रीत सिंह को, किसको चुना गया? ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और बता दो दोस्तों, पिछले बार जो हॉकी वाला गेम हुआ था ना, वो हुआ था भुवनेश्वर में, ठीक है। तो 2 बार से चल रहा था भुवनेश्वर में गेम, ठीक है। अभी आगे भी जो गेम होगा दोस्तों वो भुवनेश्वर में ही होने वाला है, तो ये भी कर दिया गया। वो आगे वाला गेम दोस्तों ये भुवनेश्वर, अगला जो होने वाला है ये भुवनेश्वर और आपका राउरकेला जो है दोस्तों वहां पर भी होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों भुवनेश्वर की सरकार ने ठान लिया कि हम यहाँ पर सबसे बड़ा स्टेडियम बनाएंगे हॉकी का, ठीक है। तो ये भी एक याद रखेगा, आपके लिए अच्छा है। और हमारे इंडियन खिलाड़ी है मनप्रीत सिंह, जिनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा।
इसी तरह दोस्तों भारतीय महिला हॉकी टीम की जो खिलाड़ी हैं महिला वाली में कप्तान है रानी रामपाल, उनको भी वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। ठीक है, आगे देखिए भारत का नया वित्त सचिव किसे बनाया गया? वित्त सचिव, तो पैसा के लिए दोस्तों कौन सा संबंधित है यहाँ पर? देखिए रोहित अग्रवाल, अमित कुमार, सुशील चौधरी या फिर देवाशीष पांडा। आप बताइए जल्दी से, वित्त सचिव पूछ रहा है। ठीक है, और ये भी कब के वित्त सचिव है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये फरवरी महीने का करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस समय थे देवाशीष। क्या नाम था? देवाशीष। ठीक है, देवाशीष पांडा। ठीक है, ये वित्त सचिव है देवाशीष। ठीक है, तो आशीष मिल जाए, लो देवाशीष मतलब खूब आशीष मिल रहा है आपको, तो फिर आपकी उन्नति होगी, तो वित्त तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और उस समय दोस्तों इसके पहले राजीव कुमार जी थे, उनका स्थान ये लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? और 27 फरवरी को क्या मनाया जाता है? उसी के आधार पे आपको बताना है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला लिख रहा है चंद्रशेखर आजाद शहीद दिवस, ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो सी का ए देख लीजिए, सी का ए और लास्ट में ए भी होना चाहिए, तो ए भी दोस्तों यहाँ पे देखिए दोनों में। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है आपका आर्द्र भूमि दिवस, और 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस। ठीक है, यही है ना? सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ पता नहीं, एक बार चेक कर लीजिए, मुझे लगता है सही है, इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो गए। CDAB एक बार मिला लीजिए, CDAB सही रहता है यार, मतलब इतना भरोसा नहीं है। हाँ कभी कभी हो जाता है। देखो मेरी आदत है, मैं कभी बहुत ज़्यादा रिवाइज करके, और ये नहीं कि आप करंट अफेयर बनाओ उसको पढ़ो चल करके याद करो फिर जाओ बच्चों के सामने पढ़ाओ, फिर मतलब क्या है पढ़ाने का? इतनी चीज़ें तो याद होना चाहिए, कॉमन सेंस वाली बातें हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और ये मनाया जाता है दोस्तों, ये इसी दिन दोस्तों संबंध है, देखिए नाम नहीं याद रहा जमान पे, बहुत सरोजनी नायडू समथिंग इनका कुछ संबंध है यहाँ से। ठीक है, एक बार आप चेक करके बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा विश्व आर्द्र भूमि दिवस, अभी तो ये मैं बताया आपको, आर्द्र भूमि दिवस ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 जनवरी मत करिएगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और इस समय भारत में वेटलैंडों की कुल संख्या कितनी हो गई है? बताइए, आर्द्र भूमियों की बात आई गई तो वेटलैंड की कुल संख्या कितनी हो गई है? पहले 41 थी दोस्तों, लास्ट में एक और ऐड हो गया है आकर के, अब इनकी संख्या हो गई 42। कितनी हो गई है? इस समय दिसंबर 2020 में वेटलैंड, जिस दिन मैंने वेटलैंड का वीडियो बनाया था ना, उसी के बाद दोस्तों एक और आके ऐड हो गया। ठीक है, तो वीडियो मेरा पहले बन चुका था, पता चला दिसंबर के लास्ट में एक और स्थान ऐड कर दिया गया, तो उसमें मैंने आपको 41 बताया हुआ। ठीक है, तो अब इसको बढ़ा लीजिए। ठीक है, इसको बढ़ा के कर लीजिए 42, 41 मत करिए 42। पहले दोस्तों 26 था, 26 से फिर 2019 में एक ऐड किया गया, 27 हो गया, फिर एक साथ 10 ऐड किया गया जनवरी में, तो 27 से बढ़ के 37 हो गया, फिर 2 ऐड किया गया, 37 2 39 हो गया, फिर 2 ऐड किया गया 41 हो गया, फिर लास्ट में एक और ऐड कर दिया गया। इस तरह से अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? मैं बात कर रहा हूं टिल मतलब ये जनवरी। ठीक है, कि पूरे दिसंबर का अगर काउंट कर लिया जाए, अब तो बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अभी इनकी संख्या 42 हो चुकी है, आप इसको उसी हिसाब से याद कर लीजिएगा, गलती मत करिएगा। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है? ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नए इंडेक्स के आधार पर मापने की बात की गई। दोस्तों आपको बताना है कि किस आधार पर मापने की बात की गई है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए दोस्तों, फटाफट शेयर करिए। मेरे भाई क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए आप लोग सपोर्ट किया करिए यार, मैं मन लगा के क्लास दे रहा हूँ, जितना हो सकता है मेरे से मैं उतना करता हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि अगर मेरे पास समय नहीं होता, मैं मीटिंग में बिजी होता हूँ या कुछ काम करता रहता हूँ, तो मैं नहीं क्लास बनाता हूँ। मुझे मतलब फालतू का परेशान करने की आदत नहीं है। आपने वीडियो देखा होगा कि बहुत लिमिटेड वीडियो मेरे आते हैं, खाना पूर्ति वाला कोई काम नहीं है। क्यों? जो भी करो अच्छा करो, एंटिक करो, लगना चाहिए कि आपने काम किया है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई? ठीक है, तो दोस्तों अब इसको जो मापने की मांग की जा रही है, अभी तो मांग हो रही खाली, ये मीजरी इंडेक्स है दोस्तों, एक नया इंडेक्सिंग का तरीका है। ठीक है, जिसके आधार पर मांग की जा रही है। करा मीजरी इंडेक्स को अर्थशास्त्री आर्थर ओकुन के द्वारा विकसित किया गया था। यह इंडेक्स 1970 के शुरुआती दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक स्थिति को मापने के लिए लाया गया था। अब उसी के आधार पर भारत के इस आर्थिक व्यवस्था को मापने की बात चल रही है। ठीक है, आगे देखिए, यूनाइटेड किंगडम के अलग होने के बाद अब यूरोपीय संघ में कुल कितने देश बचे हैं? ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में खुलेआम घोषणा कर दिया था कि अब मैं यहां से अलग होने जा रहा हूं। तो आपको बताना दोस्तों कि अब जो है उसके अलग होने के बाद यहां पर अब कितने देश बचे हैं, सिर्फ बचे वाले देशों का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों बचे हुए देशों का नाम। ठीक है, अब इसके अलग होने के बाद कितने बच गए हैं? जब ये था तब 28 थे,
और अब ये चले गए तो कितना बच गया, 27 बच जाएगा। यूरोपियन यूनियन जो है, ठीक है, क्योंकि आपने सुना था ब्रेक्सिट चल रहा था, ठीक है, तो ब्रिटेन एग्जिट, इसी को ब्रेक्सिट कहा गया था, ठीक है। तो अब ये अलग होने जा रहा है और अलग होने के बाद जो है अब ये बचेंगे कितने, 27 आ जाएंगे। एक बार चेक कर लीजिए यार, थोड़ा सा डाउट रह जाता। हाँ ठीक है, तो 28 से अब इनकी क्या हो जाएंगी संख्या, 27 हो जाएगी, ठीक है। और उसी पर 50 पेंस का एक सिक्का भी जारी किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितना आवंटित किया गया था, ठीक है, रक्षा बजट, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, ये फरवरी महीना चल रहा है ना, तो रक्षा बजट का था, तो याद रखें दोस्तों 3.37 यही था ना, 3.37 लाख करोड़। कितना, 336 होता है लेकिन 337 उन्होंने बजट लाया, ठीक है, 336 होता है लेकिन 337 बजट लाया। आप इसको याद रखेगा तो परीक्षा में नहीं बोलेगा, ठीक है। पिछले साल कितना था, 3.18, ठीक है। इस बार थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो 3.37, ये लगभग 6% बढ़ोतरी की गई, तो इसको भी याद रखेगा। 2019-20 में पेन गौरी लंकेश पुरस्कार के लिए किस पत्रकार को चुना गया, पेन गौरी लंकेश पुरस्कार के लिए किस पत्रकार को चुना गया दोस्तों, तो जल्दी से बताइए, नाम क्या है इनका, दे रहा है अंजना ओम कश्यप, ये लड़की पतली वाली कोट पहनने वाली, ठीक है, तो याद रखेगा ये हैं रवीश कुमार, इनको तो दिया गया था रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। और यूसुफ जमील, दोस्तों यही है जम्मू कश्मीर के रहने वाले, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने अपनी शूटिंग भी किया था, तो याद रखिए इनको पेन गौरी लंकेश पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, 2020 का, 19-20 का, ठीक है। तो ये भी कम इंपॉर्टेंट है, लिख रहा है कि यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए दिया गया है। पेन इंटरनेशनल लेखकों का एक वैश्विक संघ है जिसकी स्थापना 1921 में किया गया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। करा कि बजट की घोषणा के अनुसार देश में कितने भारतीय धरोहर संरक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी, ठीक है, तो 5 ऐसे संरक्षण संस्थान की स्थापना होने वाली है। बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया, टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, सिंपल सी बात है, बजट के ऊपर दे रहा दोस्तों 2500 करोड़, कितना, 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान यहां पर किया गया है, ठीक है, इसको आप सभी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। करा कि बैंकों में पैसा जमा कराने वालों के लिए इंश्योरेंस कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो पहले क्या होता था दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने बैंक में पैसे डाल रखे हैं और बैंक भग गई तो आपको कितना रुपया एश्योर्ड मिलने वाले हैं, ठीक है। तो पहले होता था कि आपने चाहे कितना भी पैसा रखा हो लेकिन 1 लाख रुपया मुआवजे के रूप में मिलेगा। अब इसकी राशि की सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया, ठीक है। तो 5 लाख रुपया, यानी आपके जितने भी पैसे डूबेंगे, ठीक है, उसमें 5 लाख रुपए आपको अधिकतम रिटर्न हो सकते हैं। वर्ष 2020 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, वर्ष 2020 में, ये फरवरी का बता रहा हूं, ठीक है, फरवरी में राजकोषीय घाटा दोस्तों ये कितने % रहने का अनुमान है फरवरी महीने के अनुसार, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों 2.1%, 3.8% और 6.5%, ठीक है, एकदम आराम सोच के बताइए, मुझे भी डाउट हो रहा है, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होने वाला है। 2020 में, ये मुझे थोड़ा सा याद नहीं, देखिए जो बात है साफ करूंगा, कोई उसमें ये वाली बात नहीं। क्यों नहीं याद है, अच्छा एक काम तो कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा है, अब मुझे दिसंबर का डेटा याद रहता है, नए नए डेटा हमेशा अपडेट होते रहते हैं, फरवरी में कितना था कैसे कोई याद रखेगा। हाँ एक चीज मैं एलिमिनेट करूंगा कि कभी भी ये जो राजकोषीय घाटा है, एक छोटा सा देखता हूं, तुक्का लगाते कोशिश करते हैं, लग जाता तो ठीक है, नहीं लगता तो माफ कर दीजिएगा, मजे मत लीजिए, ठीक है, अपनी इज्जत में दाव पे खेलने जा रहा हूं। तो कभी भी ये 4% से ज़्यादा नहीं हुआ, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर 6.5% तो हटा दीजिए कन्फर्म, इनमें से कोई नहीं, इस तरह का जनरल ऑप्शन सही नहीं होता है, ऐसे में बचता है 2, और 2% से नीचे जाना मतलब हाहाकार मच जाएगा, ये भी समस्या है। तो मैं जाऊंगा 3.8 की तरफ, लेकिन इन केस अगर मैं स्लाइड आगे करता हूं और 2.1 उत्तर होता है तो आप मेरा मजा बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं उसके लिए पहले ही क्षमा मांग लेता हूं, ठीक है। ये अगर मैं मुझे नहीं भी होता तो एक होता ना कि चूज करना, तो मैं क्या चूज करूं इसमें से, तो मैं इस आधार पे चूज, सिंपल सी बात है ना। जैसे अभी मैं पूछूं कि इस समय बैंक रेट, फरवरी में बैंक रेट था, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि फरवरी में बैंक रेट, अब ये तो बड़ा कटिंग क्वेश्चन है कि फरवरी में कितना बैंक रेट था, अरे आज है ये पता है। अब एक ऑप्शन आपके सामने दिया है 2% बैंक रेट था, एक तरफ ऑप्शन दिया है 6% था, और एक जगह दिया है 15% था। देखो 2% अगर बैंक रेट हो जाएगा तो हर आदमी उधार लेना शुरू कर देगा, ठीक है, ये हो नहीं सकता। 15% हो जाएगा तो हाहाकार मच जाएगा, ये नहीं हो सकता। 6% हो सकता है, 6% हो सकता है। तो ये होता है कि क्या नहीं हो सकता, उसके आधार पे भी कर सकते हैं। फिलहाल चलिए देखते हैं 3.8%, जीत हुई चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, जीत हुई तो अच्छी बात है ना, तो थोड़ा सा मुस्कुराइए आप भी, थोड़ा सा आप साथ दीजिए, आगे बढ़िए।
चलिए आगे आते हैं दोस्तों। कर बजट 2020-21 के अनुसार देश में मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता, दोस्तों अभी हाल फिलहाल में मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए ही मोदी जी ने गुजरात में क्या किया है, जा करके वहां पर एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ भी किया है। ठीक है, आपको पता होगा जिसमें गए थे वो करने के लिए एक फ्लाइंग जेट्टी के लिए गए थे और एक इसके लिए था, एक रोपवे बना है बहुत बड़ा, ठीक है, उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 108 मिलियन के आसपास का दोस्तों कुछ लक्ष्य था। ठीक है, ये फरवरी का आंकड़ा है, 108 मिलियन। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। बजट की घोषणा के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन सी नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? देखिए अभी अमेरिका है, चाइना, बहुत सारे बड़े बड़े देश भी है, तो इतना जल्दी सेकंड रैंक पर आना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी तो जो प्रेजेंट टाइम में स्थिति चल रही है वो 5वीं चल रही है, लेकिन बहुत जल्द हम चौथी स्थिति पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, करण नगोबा यात्रा एक आदिवासी त्योहार है, या किस राज्य के आदिलाबाद जिले में मनाया जाता है? नगोबा यात्रा। ठीक है दोस्तों, ये जो त्योहार है नगोबा यात्रा, ये किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? देखिए यात्रा वात्रा जो वर्ड आता है ना, ये नगोबा यात्रा, वैसे ये वर्ड आते हैं खास करके उड़ीसा की तरफ, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आप याद रखेगा, ये संबंधित है नगोबा, ये तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, मैंने कैसे याद किया इसको? तो याद रखे तेलंगाना, जब गाना बजेगा तो नगाड़ा, नगोबा, नगाड़ा और गाना, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने इसको याद किया था, लेकिन यात्रा वर्ड से थोड़ा सा आप बच के रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये गोंड जनजाति के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। करा भारत की पहली फ्रूट ट्रेन को कहां से कहां तक के लिए रवाना किया गया? पहली फ्रूट ट्रेन दोस्तों ये फल, सब्जी, दूध और ये फ्रूट वगैरह लेकर के जाएगी। आंध्र प्रदेश से मुंबई के बीच में इसको रवाना किया गया। कंटेनर वगैरह होंगे, इसमें फ्रीज वगैरह लगी होगी, फ्रीजर होंगे, फ्रीज नहीं होगी। विदेशी फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ने वाले पहली भारतीय महिला फुटबॉलर का नाम बताइए, जो विदेशी फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ चुकी हैं। डलीमा छिब्बर, अंजू तमंगा, बेम देवी या बाला देवी। ठीक है, तो याद रखेगा बॉल, फुटबॉल, बॉल से जुड़ी है बाला देवी, बॉल से कौन जुड़ी है? बाला देवी। ठीक है, तो याद रखेगा। और वो भी किसमें? तो याद रखे दोस्तों ये विदेशी फुटबॉल क्लब है, जनरली कोई इसमें जुड़ नहीं पाता है, लेकिन अब ये जुड़ गई है, तो इसको याद रखेगा बाला देवी। स्कॉटलैंड के फुटबॉल क्लब रेंजर्स के साथ इनका करार हुआ है, तो ये भी याद रखेगा। बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो बिल्कुल सही है। बजट 2020 में निर्वीक नाम की एक नई स्कीम लाई जा रही है, जिसमें छोटे निर्यातकों और उद्यमियों को सहायता दिया जाएगा, यह भी सही है। निर्वीक नाम का जो एप्लीकेशन होगा दोस्तों, इसके माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात चल रही है, तो यहां जो आपका राइट आंसर बनने वाला वो बनने वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करा कि हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो अब आपको बताना, देखिए इसमें 3-4 नाम आपके सामने हैं। रानी रामपाल का नाम है, ठीक है, और स्टेनिस्लाव होरुना है, रिया स्टीन है। आपको स्थान बताना है कि किसका स्थान यहाँ पर राइट है। ठीक है, एकदम आराम आराम बताना है दोस्तों कि क्या सही हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, मिलाना नहीं है यार कूट वाला, मैं ही सोच रहा था कूट मिलाऊं। यहां पूछा है कि कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है? रानी रामपाल ये पहले स्थान पे हैं, मिलाते तो ऐसे मिलाते, और ये दूसरे पे हैं और ये तीसरे पे हैं, तो पूछ दिया कि कौन सही है। तो अगर ये ना पूछता तो हम कर लेते बी ए और सी, बी ए सी हमारा राइट आंसर हो जाता। लेकिन अगर ऐसा पूछा है, लेकिन एक चीज और बताइए, एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ करेगा ये रानी रामपाल ने यहाँ थोड़ा सा ये जो गेम दे रहा है दोस्तों, गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर है, ये वर्ल्ड का है। ठीक है, और रानी रामपाल खेलती तो हैं, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है दोस्तों यहाँ पर। रानी रामपाल दूसरे स्थान पर, एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, वैसे सही होगा, मैं लग रहा है प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, एक बार देख लेते हैं। तीसरा स्थान ही होगा वैसे, ये वाला जो मैं बता रहा था अभी आपको। स्टेनिस्लाव होरुना दूसरे स्थान पर है, कनाडा की पावर लिफ्टर रिया स्टीन तीसरे स्थान पर है, और हॉकी टीम की कप्तान जो है रानी रामपाल ये पहले पर है। ठीक है, सही तो है, सही है, सही। मुझे लगा कि मैं गलत हूँ क्या, कि बहुत सारे हो जाते हैं ना करंट अफेयर। देखिए पहले मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ाता था, तो लगता था कि यार कि मेरी अगर कोई कमजोरी है तो करंट अफेयर है। फिर मुझे लगा कि यार क्या मुझे करंट अफेयर्स में ही आना चाहिए, तो मैंने फिर क्या किया, जब शुरू किया करंट अफेयर पढ़ना, तो लगातार फिर करंट पे ही मेहनत करना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर अब आज ये हालत है कि मैं जानबूझ के इस तरह के कोर्सेज बनाता हूँ, जैसे 30 दिनों का प्रोग्राम बना दिया, 12 दिनों का प्रोग्राम बना दिया, ताकि आपको भी हेल्प मिल पाए और मेरी भी अच्छी तैयारी हो पाए, कि जो चीज़ नहीं आता वो चीज़ पढ़ो। क्योंकि
क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, भूगोल तो आपने पढ़ लिया हमसे, तो करंट भी पढ़ो, मजा आ जाए। निम्नलिखित में से किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला स्टार्ट किया? ठीक है, ऑपरेशन वनीला दोस्तों देखिए चक्रवात से राहत पहुंचाने के लिए मेडागास्कर में हेल्प करने के लिए भारत पहुंचा था। ठीक है, मेडागास्कर, ठीक है, ये अफ्रीका के पास में पड़ता है मेडागास्कर, और यहीं से दोस्तों मेडागास्कर के ऊपर एक मूवी भी आई है, बहुत बेहतरीन मूवी है, आपने देखा भी होगा। तो ऑपरेशन वनीला दोस्तों यही संबंधित है, हिंद महासागर का एक देश है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किए गए चिकित्सा गर्भपात संशोधन बिल में कानूनी गर्भपात के लिए अधिकतम समय सीमा कितनी निर्धारित की गई? कानूनी गर्भपात के लिए अधिकतम सीमा, ठीक है, देखिए सप्ताह वाइज होता है, सप्ताह वाइज होता है, एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, और इन जनरल दोस्तों 6 महीने का समय दिया गया है। तो 6 महीने का समय मतलब 6 गुणे 4 कर लीजिए तो 6 चौक 24 हो जाएगा, तो 24 सप्ताह हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक महीने में 4 सप्ताह, 6 महीने का कम से कम टाइम पीरियड दिया जाता है, तो यहाँ पर 24 सप्ताह कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बजट निर्माण प्रक्रिया के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ठीक है दोस्तों, ये आपका एक रैंकिंग जारी किया गया, तो बजट निर्माण की प्रक्रिया में जो पहला स्थान दिया गया है वो किस राज्य को दिया गया है? आपके सामने ऑप्शन है मेघालय, मेघालय वही वाला था जहां गुफाओं के अंदर मछली पाई गई है, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। तो बजट निर्माण प्रक्रिया के मामले में पहले स्थान पर कौन सा है? ऑसम। क्या है? ऑसम। ऑसम माने बहुत अच्छा, ठीक है, तो ऑसम याद रखेगा, यहां पर असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लिख रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में बजट निर्माण प्रक्रिया में असम को पहला स्थान दिया गया, जबकि उड़ीसा को दूसरा स्थान दिया गया और आंध्र प्रदेश को तीसरा स्थान दिया गया है। बजट निर्माण प्रक्रिया के मामले में गोवा, महाराष्ट्र और पंजाब जो है इसको काफी नीचे का रैंक दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और इस तरह के वीडियोज आगे भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। फिलहाल ये 12 दिनों की तो आपकी बुकिंग हो ही चुकी है, तो अच्छे से आप सभी वीडियो को शेयर करिए, फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। शाबाश शाबाश मेरे भाई शाबाश, बस ऐसे ही आप लोग बने रहिए ना, और थोड़ा सा और मेहनत करिए। आप इसको स्टेटस में डालिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालिए, ठीक है, और बाकी की चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, तो वहाँ जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टडी 91 पर सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाया गया, तो आइए आप चैनल से जुड़िए और विस्तार पूर्वक आप कोई भी विषय पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए तो आपकी तैयारी और भी मजबूत हो पाएगी, क्योंकि वहां पर वीडियो क्लासेस भी फ्री में दिए गए हैं, टेस्ट दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, करंट अफेयर है, मंथली, वीकली, डेली, टॉपिक वाइज, स्टेट वाइज, प्रीलिम्स फैक्ट, तमाम चीजें हैं। आप जाइए आराम से अपनी तैयारी करिए बैठ करके, और पूरा आपको जो है सहयोग मिलेगा हमारी तरफ से। ठीक है, टेस्ट देना मत भूलिए, टेस्ट देने से क्या होता है, आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है ये पता चल जाता है। ठीक है, और मैं देखिए अनाप शनाप के प्रश्न नहीं लगाता, मैं नहीं कहता मैं आपको 200 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं आपको छांट करके और अच्छे क्वेश्चन दूंगा, 185 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन वो अपने आप में एकदम बेस्ट स्टडी मटेरियल होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर की इतनी मोटी किताब दे दूं कि एक साल में इतनी मोटी किताब पढ़ लो, बस इसी में से सब आएगा, अरे वो तो जाहिर सी बात है, इतने में सब आएगा। आप 10 पेज दो करंट अफेयर और उसमें से बताओ कि इसमें से आएगा कि नहीं, तो मैं मानूं। ठीक है, इसको याद रखेगा, और यहीं पे क्लास समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।